ओके, हेलो एवरीवन। पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में भी अभी तक हमने पी पाई बॉन्डिंग और डी पाई बॉन्डिंग के बारे में बात कर ली, कैटिनेशन के बारे में बात कर ली। ठीक है, अभी जो मैंने नेक्स्ट कराना है दैट इज योर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। उनकी क्या रिएक्टिविटी रहती है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो जनरली दे फॉर्म ट्राईहाइड्रेट। ठीक है, कैसे क्या बनाते हैं ट्राईहाइड्रेट्स। ट्राईहाइड्रेट्स मतलब 3 हाइड्रोजन लगे हों जिसके साथ। ठीक है, डिफरेंस से। और ये जो MH3 जनरल फॉर्मूला है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। अब NH3 है, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन किसे देखते हैं, याद है मैंने बताया था, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच। NH3 में एक लोन पेयर रहता है और 3 हाइड्रोजन रहते हैं। ठीक है, तो 1 + 3 = 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp3। ठीक है, तो सेम चीज हमने यहाँ पे लगा के देख लिया कि ये सब क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि इन सब के पास चाहे NH3 हो, चाहे PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड, या फिर आपका एंटीमनी या बिस्मुथ हाइड्राइड है, जो भी, इन सब के पास एक लोन पेयर है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, बस शेल का फर्क है। इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3s में 3p में इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4p में है, इसमें 5p में है, और इसमें 6p में है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद चलो सभी के सभी ट्राईहाइड्राइड्स बनाते हैं, और वो हाइड्राइड्स जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड्स, क्या कैसी स्टेबिलिटी होगी। तो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। व्हाट इट मीन्स कि NH3 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बिस्मिथ। ठीक है, बिस्मिथ सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। और क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, है ना। तो सिंपल सा रीजन अगर मैं तुमको बताऊं, देखो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो ना, मैंने आपको बताया था कि साइज इंक्रीज करता है ना। एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, है ना, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, इसलिए साइज इंक्रीज करता है। नाउ अब आप इस चीज को थोड़ा इमेजिन करो। हाइड्रोजन जो है ऑब्वियसली वो छोटा एटम है, छोटे साइज वाला एटम है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है। हाइड्रोजन का साइज ज्यादा बड़ा है नहीं ना। इधर नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फिर फॉस्फोरस का उससे बड़ा है, आर्सेनिक का उससे बड़ा है, एंटीमोनी का इसका बड़ा है, और बिस्मुथ का सबसे बड़ा है इन पांचों में। ठीक है, तो क्या एक छोटे साइज का एटम बड़े साइज के एटम के साथ अच्छी तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब ये चीज मैंने आपको शायद कभी समझाई भी हो कि अगर आप इमेजिन करो कि आप खुद हो, आपकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी किससे हो सकती है, जो आपके साइज जैसे हो, मतलब आपकी एज के हो, या फिर जो आपके एज से बहुत ज्यादा बड़े हो। ठीक है, किससे हो सकती है, ऑब्वियसली तुम कहोगे हमारी एज मेट से, है ना। जो ज्यादा बड़े होंगे उनसे आप अपना उतना ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करोगे, काफी जनरेशन गैप आ जाता है ना। तो इसलिए आपकी जो अच्छी बॉन्डिंग होती है वो अपने एज मेट से होती है ना, क्योंकि सिमिलर चीजें होती है ना उनमें। अब हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है ना, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं। अगर सिमिलर साइज के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी देन इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी और बॉन्डिंग अच्छी होगी। बट अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, जो कि कब होता है, जब जो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उनकी ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती और बॉन्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो जो बिस्मिथ हाइड्राइड है ना, उसमें बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नॉट दैट मच स्टेबल, ओके, जितना NH3 में NH का बॉन्ड है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, ये रीजन समझ में आया, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है एंड हाइड्रोजन का भी छोटा है, जिसकी वजह से उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो इफेक्टिवली ओवरलैप कर सकते हैं, वेराज बिस्मिथ के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा डाउन द ग्रुप, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा, एटम का साइज बढ़ता जाएगा, तो आपकी ओवरलैपिंग कम होती जाएगी और बॉन्डिंग भी डिक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है इन पांचों में, और बिस्मिथ सबसे कम स्टेबल है, बिस्मिथ हाइड्राइड। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, जनरली अगर बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखना होता है तो हम साइज को जनरली फॉलो करते हैं। जनरल कंसेप्ट क्या है हमारा, साइज को,
ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह के वंडरवाल फोर्सेस हैं। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस रोल प्ले करते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करने में। ठीक है, बट जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज करते हैं। वंडरवाल फोर्सेस साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मेरा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था? मेरा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था कि NH3 का सबसे कम होगा, और फिर क्योंकि फॉस्फोरस का बड़ा है साइज, तो फॉस्फोरस हाइड्राइड, फिर उससे ज्यादा किसका होना चाहिए था? आर्सेनिक का, फिर उससे ज्यादा होना चाहिए था एंटीमनी का, उससे ज्यादा होना चाहिए बिस्मथ का। बट द एक्चुअल ऑर्डर इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वन। ठीक है, तो एक्चुअल ये नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया। एक्चुअल ऑर्डर क्या है? बिस्मिथ का सबसे ज्यादा है, ठीक है, एंटीमनी का उससे कम, ठीक है, फिर अमोनिया का है, NH3 का है, उससे कम आर्सेनिक का है, उससे कम फॉस्फोरस का, PH3 का है। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि ये दो ट्रेंड भी ठीक है और ये दो ट्रेंड भी ठीक है। ये NH3 बीच में आ गया है ना, NH3 सबसे पहले होना चाहिए था, सबसे मतलब पीछे होना चाहिए था, क्योंकि N जो है, नाइट्रोजन जो है, उसका साइज छोटा है और उसके बेस पर वंडरवाल फोर्सेस भी कम होने चाहिए थे, और उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम होना चाहिए था, है ना। बट नाइट्रोजन का तो आर्सेनिक से ज्यादा है, तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर कहाँ से आ गया नाइट्रोजन है सॉरी अमोनिया का? ये बिकॉज क्योंकि NH3, अगर अब याद करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ाई थी आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह के एटम्स के बीच में या किस तरह के मॉलिक्यूल्स में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो मैंने बोला था अगर कोई हाइड्रोजन, है ना, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो और उस एटम का, उस एलिमेंट का साइज छोटा हो, ठीक है, हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और साथ ही साथ जिस एलिमेंट से वो अटैच है उसका साइज छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तो ऐसे केस में उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ना, अगर NH3 है तो डायपोल क्रिएशन करके देख लो, N के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये किससे इंटरेक्ट करेगा? दूसरे अमोनिया के पार्शियल नेगेटिव से। दूसरे अमोनिया में जो नाइट्रोजन होगा जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, और मैंने ये भी हमने समझा था कि वो आपके वंडरवाल फोर्सेस के कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, दैट इज वाई, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसलिए NH3 जो कि हम सोच रहे थे कि सबसे कम होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका थर्ड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, ओके, तो इसका रीजन सिंपल से यही था, इससे अलग इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है नहीं। ओके, नाउ व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? तो बॉन्ड एंगल आप देखना कि अमोनिया के सबसे ज्यादा है, फिर आपका PH3 एंड देन आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी एंड देन सबसे बिस्मथ। तो इसका क्या कारण है जी? बॉन्ड एंगल ज्यादा कब होगा? देखो बॉन्ड एंगल ज्यादा, देखो सबके पास लॉन पेयर है ना, इन सबके पास एक एक लॉन पेयर है। अब फर्क क्या है? फर्क है इन सबकी, ये बाकी जो एलिमेंट है इनके साइज डिफरेंट है और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है ना। नाइट्रोजन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, ओके, तो नाइट्रोजन इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिस्मथ इसमें सबसे कम है। ओके, अब क्या होगा, अगर अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है NH3 जो है, नाइट्रोजन ने क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके अंदर बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन क्या करेगा, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कौन सा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ने शेयर किया है बॉन्ड बनाने के लिए, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो जो होगा, जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो ज्यादातर नाइट्रोजन की तरफ रिसाइड करेगा। ओके, उससे क्या होगा जी, अगर तीनों बॉन्ड में NH3 है ना, तो 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, NH 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 है ना, तो तीनों बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा आपको अलाइंड दिखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। उससे क्या होगा जी, उससे ये होगा
कि जैसे वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा रहेगा तो उन बॉन्डिंग पेयर्स में रिपल्शन होगी, ठीक है, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर जाना प्रेफर करेंगे एंड बॉन्ड एंगल उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। और सॉरी एक मिनट यहाँ पे हो गया इधर, हाँ, जबकि pH3 आर्सेनिक ये सब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो सेंटर की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा। सेंटर इन द मतलब जो बॉन्ड का सेंटर है। अगर मैं बात करूं कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों बॉन्डेड जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम रहती है ना, तो वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल बॉन्ड के सेंटर में रहना पसंद करेगा, क्योंकि दोनों एटम है उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेकर ज्यादा खींचातानी नहीं कर रहा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। बट अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां खींचातानी शुरू हो जाती है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा तरफ उसकी तरफ ज्यादा अलाइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, वो जो आपका शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी थोड़ा थोड़ा सेंटर की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, है ना। अगर आपका शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, तब बॉन्ड्स में क्या रिपल्शन कम हो रही है, बॉन्ड्स में रिपल्शन कम हो रही है, और अगर रिपल्शन कम होती है इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू शुड नो व्हाई अबाउट बॉन्ड एंगल्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ बेसिक कैरेक्टर। What about the basic character of this hydrides? ये जो भी ट्रेंड्स में करा रही हूँ ना, whatever, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर all these trends are important, ठीक है। मैं तुमको 1000 बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आना ही ऐसे है, कभी बॉन्ड एंगल से पूछ लेता है, कभी कहीं से पूछ लेगा, कभी पूछेगा कि ये तो बड़ा पेट क्वेश्चन हो गया, तो आजकल अब क्या ही पूछना है। जैसे अभी यहाँ पूछ लेगा हाइड्राइड्स की बेसिक कैरेक्टर बता दो, किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बता दो, है ना, स्टेबिलिटी बता दो। अब बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी आपको पता हो तो हम बेसिसिटी को कैसे समझते हैं। बेसिसिटी होता है आपकी, अगर लूज बेस है तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज दैट टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपली कि अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है इजीली, ठीक है, इट मीन्स दैट एटम शुड बी अ गुड लूज स्पेस, ठीक है। अगर कोई एटम अच्छे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो मतलब वो लूज एसिड होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो इसका मतलब वो लूज बेस होता है, ठीक है। अब इन सब में से कौन डोनेट कर पाएगा, और कौन अगर कर पाएगा तो किसकी अच्छी टेंडेंसी होगी और किसकी थोड़ी वीक टेंडेंसी होगी डोनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ऑल दो आपको ऐसा लगेगा कि नाइट्रोजन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका क्या कहते हैं कि क्या तब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे, लॉन पे डोनेट ना करे, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बिस्मथ कम है। बट नहीं, यहाँ पर रोल जो प्ले करता है वो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, ठीक है। ऑल दो ऑब्वियसली बेसिसिटी टेंडेंसी है किसी एटम की अपने इलेक्ट्रॉन को देने की, ठीक है। बट सेकेंड थिंग जो हमको ध्यान में रखनी है वो हमें ये भी रखना है कि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है उस मॉलिक्यूल के ऊपर। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन साइज। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं उसके पास और उसको उसके साइज से डिवाइड कर दो। यहाँ पर सबके पास एक एक लॉन पेयर है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो कोई डिफरेंस आ नहीं रहा। जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो सबके पास एक एक लॉन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, है ना, एक लॉन पेयर में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब रोल फैक्टर क्या हो गया आपका, साइज। तो मतलब अगर आप साइज से डिवाइड कर रहे हो, है ना, डेंसिटी निकालने के लिए, अगर साइज छोटा है, अगर साइज छोटा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, है ना।
तो नाइट्रोजन जो अमोनिया के केस में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वेयर एज इन केस ऑफ बिस्मिथ आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से आपका अमोनिया अच्छा बेस है और बिस्मिथ सबसे वीक बेस है इस ग्रुप में। ठीक है, क्लियर? तो हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है यहाँ पर बेसिक रिएक्टर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद है रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हाइड्राइड्स। कैसे इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वो भी देख लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप याद करना, डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज करती है। इंक्रीज कैसे कर रही है जी? देखो, रिड्यूसिंग पावर मतलब कि वो कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को कितने अच्छे से रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि वो खुद कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं जी? आपको याद हो, जो रिडक्शन कराएं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो किसी की रिडक्शन में हेल्प करे ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिडक्शन क्या था? गेन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यही सब था। मतलब अगर कोई कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है या उसकी ऑक्सीजन को ले लेता है, इसका मतलब वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है ना? क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये सबके ये हाइड्राइड्स है ना, तो हमें ये देखना है कि इन पांचों में से सबसे इजीली अपना हाइड्रोजन कौन दे सकता है। अगर ये किस रिडक्शन की बात आए, किसी को रिड्यूस करने की बात आए, तो इन पांचों में से सबसे अच्छे से सबसे इजीली अपना हाइड्रोजन कौन दे देगा? तो देखो, सबसे इजीली कौन देगा हाइड्रोजन? जिसका बॉन्ड हाइड्रोजन से सबसे वीक होगा, है ना। जो हाइड्रोजन को अपने में से इजीली अलग कौन कर पाएगा? जिसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक होगा। जहां हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, हमने बताया था आपको कि बिस्मिथ जो है बड़ा है साइज में, हाइड्रोजन छोटा है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग अच्छी उतनी नहीं होती। डाउन द ग्रुप ओवरलैपिंग डिक्रीज करती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इनके बीच में डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, है ना। तो जो बिस्मिथ हाइड्राइड है, बिस्मिथ हाइड्राइड आपको सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग पावर होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना सबसे इजी है। ठीक है, क्योंकि बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो बिस्मिथ कैन इजीली लूज इट्स हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। यहाँ पर तो बिस्मिथ हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ reactivity towards oxygen, the next is your reactivity towards oxygen। तो रिएक्टिविटी को कैसे देखना है? तो जनरली यहाँ पर दो तरह के आपको ऑक्साइड मिलेंगे ग्रुप 15 के केस में। ठीक है, वन इज योर ट्राई ऑक्साइड्स एंड सेकंड इज योर पेंटॉक्साइड्स। ट्राई ऑक्साइड्स मतलब जहां पर 3 ऑक्सीजन आके लगेंगे, पेंटॉक्साइड्स मतलब जहां पर 5 ऑक्सीजन आके लगेंगे। जनरल फॉर्मूला बताया है M2O3 ट्राई ऑक्साइड के लिए है और M2O5 पेंटॉक्साइड के लिए। व्हाट M डिनोट्स हियर? M is any element of group 15। ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट M है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज करता है एंड बेसिक इंक्रीज करता है। अब ये भी समझने की बात है कि एसिडिक कैसे डिक्रीज कर गया, बेसिक कैसे इंक्रीज कर गया। इफ यू नो, as we move down in the group, nitrogen to phosphorus, nitrogen and phosphorus are basically non-metals, है ना, I told you, whereas arsenic and antimony are generally metalloid and bismuth is your metal। okay, what does it mean कि when you move down in the group 15, है ना, then metallic character increases, है ना, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, है ना, देन next two members are metalloids and next one member is your metal। it does mean कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो हम आपको बता दें कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, metallic oxides are basic in nature whereas non-metallic oxides are acidic in nature। ठीक है, metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature। and non-metalloid oxides, what about metallic oxides? metalloid oxides, they are amphoteric मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो बोथ कैरेक्टर शो कर सकता है, मतलब जो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक
behave like an acidic oxides as well as basic oxides, depend upon कि वो किससे आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए आपका एसिडिक कैरेक्टर तो डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स तो एसिडिक है, वेराज आपके आर्सेनिक और एंटीमनी के हो गए एम्फोटेरिक, वेराज बिस्मिथ का हो गया आपका बेसिक। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड वन थिंग यू शुड आल्सो रिमेंबर दैट कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। Reactivity towards halogen. So generally they will form two types of halides. One is trihalides and second is pentahalides. The general formula of trihalides is your EX3, and pentahalides, for pentahalide it is EX5. ठीक है, what E is an element of group 15. ठीक है, तो here two structures are given. You can see here PCl3, which is an example of trihalides, and PCl5, which is an example of pentahalides. So let us study these two structure. What about PCl3? If you know that PCl3 is having one lone pair and three bonds with chlorine, ठीक है, there are three bonds of phosphorus with chlorine and there is one lone pair. So if I calculate the steric number, what it will be? One lone pair plus three atom attached plus one lone pair, then 1 plus 3 it will be equal to 4, है ना। If steric number is 4, then what will be the hybridization? It will be sp3. It means PCl3 is your sp3 hybridized, ठीक है। Now come to PCl5. If you check PCl5, you can see here 5 bonds are there with chlorine, ठीक है। So there is no lone pair, basically there is no lone pair, only 5 bonds are here. So lone pair 0 है and atom attached. Now calculate the atom attached. How many atoms are attached with phosphorus? First, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 atoms. So 0 plus 5. Steric number will be equal to 5. If steric number is equal to 5, then hybridization will be sp3d. sp3d, ठीक है। I told you 4 के लिए sp3 है, 2 के लिए sp होता है, 3 के लिए sp2, अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो sp3, अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d, अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो sp3d2। ओके, तो शेप कैसा होता है इनका? Those molecule who are sp3 hybridized, they are generally either pyramidal in shape or tetrahedral, ठीक है। When there is a lone pair, you call it a pyramidal, ठीक है। Now what about PCl5? This shape is known as trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Trigonal is basically there are three bonds. There are three equatorial bonds. कौन कौन से हैं? First one is this, second one is this, and third one is, they are equatorial bonds. What does it mean? कि they are in same plane, ठीक है। they are in same plane, यहाँ पे दोनों के दो ही सेम प्लेन, तीनों के तीन ये सेम प्लेन में है, ठीक है। और देयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं? ये जो एक्सिस के अलोंग है, ये जो बॉन्ड एक्सिस के अलोंग है, फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस वन, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। एंड जनरली in a trigonal bipyramidal, axial bonds are longer than equatorial bonds, ठीक है। axial bonds are longer than equatorial bonds, ठीक है। So the shape is trigonal bipyramidal and there are two types of bonds. One is equatorial and second is axial. So and axial bonds are longer than equatorial bonds. This is what you should know about PCl5. Now let we study about the acidic character PCl5. Acidic character of PCl5. So basically PCl5 are Lewis acid. PCl5 are Lewis acid. So what are Lewis acid? I told you, those who can accept electrons and anion. Remember it. What does it mean? कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, अनायन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब वो कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज एक्सेप्ट करता है, कोई एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल, इट मीन्स वो क्या है? वो लुईस एसिड है,
जब कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम आपका नेगेटिवली चार्ज आयन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इट मीन्स वो लुईस एसिड है. सो जनरली PCl5 accept Cl negative and it will form PCl6 negative. ठीक है, ओके. PCl6 नेगेटिव ये फॉर्म कर लेता है. इट मीन्स ये PCl5 आपका यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. ओके. नाउ one thing there is interesting about PCl5, generally PCl5 is in solid state, it is ionic, whereas in liquid and vapor, so gaseous state it is covalent, but in solid state it is ionic. Ionic, it means it exists as PCl4 positive and PCl6 negative. There will be some, if two PCl5 will come close to each other, they will form ions. One will lose electron, one will lose chlorine, and one will accept chlorine. So ठीक है, तो PCl4 positive and PCl6 negative will be there, and it means they are, it will मतलब they exist as ionic compound in solid state. ठीक है. Now there's one more pet question: why nitrogen does not form pentahalides? You can see phosphorus is forming pentahalides, है ना, PCl5. You just see, but nitrogen never form NX5. Why? I told you the reason lies behind the concept of orbitals, because in phosphorus the valence shell is 3, and in third shell there are 3 types of subshell. What are they? They are 3s, 3p and 3d. It means phosphorus has vacant 3d orbital, because इलेक्ट्रॉन तो 3p में ही गया, अभी आगे तो नहीं गया है, तो जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो vacant हैं. Whereas in case of nitrogen there are no 2d orbitals, because in shell n is equal to 2, second shell, that is your L shell, there are 2 types of subshell. One is your S and second is your P. There is no d orbital. Okay, so nitrogen does not have d orbital, that is why it cannot extend its covalency more than 4. So generally if there will be 2s and 2p, so it can form maximum 4 bonds, है ना, because 4 orbitals are there, so 4 bonds are possible, but it can't it can't expand its covalency because it does not have any vacant d orbital. Okay, I think for today it is enough. Tomorrow we will study about dinitrogen and the manufacturing of ammonia.